हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के हिस्ट्री के बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग करेंगे पीटी पार्ट इसका 5 करने जा रहे हैं। शहरीकरण भूमंडलीकरण के हुए करा। इसमें आर्थिक मंदी के आलोकन में यूरोप को राजनीतिक स्थिति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें देखा। अगर देखा जाए तो आर्थिक स्थिति में आलोकन करें तो उसमें राजनीतिक में दो महत्वपूर्ण स्थितियां दिखाई दिया हमको। पहला, एक रूप में स्थापित साम्यवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आकर्षण संपूर्ण विश्व में बढ़ा, क्योंकि वहीं एक देश था जिस पर इस मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा। अगर देखा जाए तो रूसी एक ऐसा देश है कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन रूस एक ऐसा देश था जिस पर आर्थिक मंदी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, जिसे उसका प्रभाव नहीं पड़ा, बहुत बढ़ा। इससे इटली तथा जर्मनी में आधिकारिकवादी शासन प्रणाली का उत्कर्ष, चूँकि विश्व के सभी देश आर्थिक मंदी से निपटने में इस कदर उलझ गए थे कि उन दो देशों के इसमें उभरने वाली नवीन राजनीतिक प्रवृत्तियों को देख और समझ नहीं पाए। देखा गया इन सभी विश्व युद्ध जब हुआ उसमें लोग इस तरीका से उझल गए, मंदी में इस तरीका से उझल कर रह गए, उन्हें किसी देश को पता ही नहीं चला कि इस मंदी से किस तरीका से निकल सके। उन्हीं में दो देश थे जो उभर कर बहुत बड़ा सामने आए। एक नाम था इटली और जर्मनी। तो इटली और जर्मनी में लोकतंत्र की विफलता और अधिनायकवादी तथा तानाशाही तंत्र का उदय यूरोप के कई और देशों को अपने लपेटे में ले लिया। अगर देखा जाए तो बहुत सारे एक ऐसे देश थे जिसमें अधिनायकवाद एवं तानाशाही तंत्र का उदय यूरोप के कई देशों में इसे ले लिया, जैसे स्पेन, ऑस्ट्रिया, यूनान इत्यादि। यूरोप में आर्थिक मंदी के बाद उदित होने वाले राजनीतिक व्यवस्था अपनी नीतियों से द्वितीय महायुद्ध को अब अवश्यभावी बना दिया। अगर देखा जाए तो राजनीतिक व्यवस्था देखा जाए, राजनीतिक यूरोप से देखा जाए तो सभी देश अपने क्या कर दिया, अपने व्यवस्थाओं के अनुसार से अपने आप को चेंज कर दिया। जैसे स्पेन, ऑस्ट्रिया, यूनान इत्यादि, ये सारे ऐसे देश थे जो अपने आर्थिक मंदी के रहने के बावजूद भी अपने आप को उदय करने में सार्थक साबित हो सके, या कह सकते हैं कि हम लोग सार्थक साबित हो चुका, या सार्थक साबित कर चुके अपने आप को। 1950 के दशक के बाद परिवर्तन। अब हम देखेंगे, समझेंगे 1950 के बाद क्या परिवर्तन हुआ। 1930 तक तो हुआ, एक दशक बाद, 2 दशक बाद पूरे देश में क्या परिवर्तन हुआ, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के बाद उससे उत्पन्न समस्याओं को हल करने तथा व्यापक तबाही से निपटने के लिए पुनर्निर्माण का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ हुआ। अगर देखा जाए तो द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के बाद, जैसे ही द्वितीय महायुद्ध हुआ, समाप्त हुआ, उसके बाद देखा जाए तो उत्पन्न समस्या, बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हुआ। इस सभी समस्याओं को उत्पन्न को तबाही के निपटारे के लिए, किसके निपटारे के लिए, तबाही के निपटारे के लिए पुनर्निर्माण का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ हुआ। कौन स्तर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, आरंभ हुआ। यह प्रयास 1945 ईस्वी के, कौन ईस्वी के, 1945 ईस्वी के याल्टा सम्मेलन, कौन सम्मेलन, यातायात सम्मेलन वर्तमान रूस का स्थान है। जो याल्टा सम्मेलन क्या है, जो वर्तमान का याल्ट जो जगह का नाम है, वो अभी वर्तमान कहाँ स्थित है, रूस में स्थित है। के निर्णय अनुसार, कौन अनुसार, निर्णय अनुसार अस्तित्व में आया। इसी के निर्णय इसके अस्तित्व कब आया, 1945 के अस्तित्व में आया। पुनर्निर्माण का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ किया गया कि जब आर्थिक मंदी जब खत्म हुआ तो धीरे धीरे लगा कि सभी देशों को एक नए तरीके से, सुसज्जित तरीके से इसे क्या करना चाहिए, बढ़िया करना चाहिए, या कहने का मतलब यह हुआ बेहतरीन करना चाहिए, जिससे आर्थिक संकट को क्या करना, सामना कर सके, या कह सकते हैं आर्थिक संकट के दौरान जो समस्या आया उस समस्या को उभर कर एक नया दौर स्थापित करे, या एक नया तरीका से सभी के सामने उपस्थित हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ के
तत्वावधान में हुआ। करिए ये सारा क्रिया किसके द्वारा हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों बनाया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध जब युद्ध हुआ था तो इस युद्ध हुआ था तो वैसा युद्ध अभी और कभी ना हो, ऐसा युद्ध होवे जिससे बहुत सारे नुकसान का सामना करने पड़ा है। सभी देश को शांति का भावना प्रकट करे, संसार में शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के बाद इस सारा जो किया गया, जो आरंभ किया गया कि किस तरीक़ा से हमारे देश में पूर्ण स्थापना होना चाहिए, पूरे देश में पूर्ण निर्माण किस तरीक़ा से होना चाहिए, प्रक्रिया में होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक मंदी से पूरे देश का हालत को इस तरीक़ा से ख़राब कर दिया था कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अपना जीवन किस तरीक़ा से व्यतीत करें, किस तरीक़ा से ये आर्थिक मंदी से को उभर कर अपने नए तरीके से नए जीवन में आरंभ हो या पहुँच पाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना यह सारा कार्य अपने विभिन्न अनुषंगी संस्थाओं, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सारे जो संगठन है ये किसका अनुयायी है? अनुयायी मतलब इसी का भाग है। किसका भाग? संयुक्त राष्ट्र संघ का ही भाग है। इस सभी भागों इत्यादि में माध्यम से करना आरंभ किया। इस सभी को क्या किया? इस सभी को धीरे धीरे बढ़ाकर, अकेले तो करना पूरे विश्व को आर्थिक मंदी से उभारना अकेले संभव नहीं था। अकेले कोई एक संस्था का कोई एक संस्था ये पूरे कार्य को नहीं कर सकता था। इसलिए इसी के द्वारा और बहुत सारे संस्थाएं खोली गई थी, या कह सकते और बहुत सारी संस्थाएं बनाई गई थी। उस सारे संस्थाओं के द्वारा पूरे विश्व में आर्थिक मंदी से उभरने के और पूर्ण निर्माण करने के उद्देश्य से इसे भी लागू कराया गया। इसके माध्यम से करना आरंभ किया, परंतु पूर्ण निर्माण का सभी व्यवहारिक काम दो बड़े प्रभावों वाले देश संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के साये में हुआ। अगर देखा जाए तो इसी का क्या हुआ? पूर्ण निर्माण का उद्योग तो इन राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के बावजूद भी रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जिसको सोवियत संघ को अभी रूस कहा जाता है, इसके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया गया? पूर्ण निर्माण का कार्य किया गया। ये दोनों देश अलग अलग आर्थिक व्यवस्था वाले देश थे और उनकी विशेषताओं के आलोक में ही युद्धोत्तर काल का आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुआ। यही दोनों के काल में ही क्या हुआ? जो युद्ध का माहौल बना था, उस युद्ध के माहौल से उभर कर लोग सामने आए। इन्हीं लोगों के कारण ही युद्ध कह सकते हैं कि युद्ध आरंभ हुआ था और इतना बड़ा चला था, या कह सकते हैं इन्हीं लोगों के कारण युद्ध का समाप्ति भी हुआ। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था? रूस ही क्या पीछे हट गया, यानी कि हार मान गया था, कहा कि हम युद्ध से वापस लेते हैं, अब मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ, ये शांति के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो गया था। कौन सबसे पहले हटा था? रूस ही हटा था। दो महायुद्ध के बीच मिले आर्थिक अनुभवों से सबक लेते हुए यह तय किया गया कि बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बिना उपभोग के कायम नहीं रह सकता। जब दो को बहुत बड़ा महायुद्ध युद्ध हुआ, इसके बाद आर्थिक स्थिति से देखते हुए दोनों देश एक नया चीज़ सीखा। इसमें यह सीख किया था कि अर्थव्यवस्था उपभोग के कायम नहीं हो सकता है। यानी कहने का मतलब सर उपभोग क्या? यानी कहने का मतलब यह जब तक कोई वस्तु खरीदने वाला नहीं होगा, जिससे कहने का मतलब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये मेरा एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हम वस्तु को निर्माण करते हैं। वस्तु का निर्माण कब करेंगे? जब इसका क्या होगा? आयात होगा, निर्यात होगा, या कहने के बाद इसका बिक्री होगा। अब बिक्री होगा, कौन खरीदेगा? लोग खरीदेंगे, जनता खरीदेगा। जनता को इसका मतलब जनता क्या होगा? उपभोग हो गया। तो इसका उपभोग कब होगा? इसी के उपभोग के कारण ही यह संभव हो सकता है। तब उपभोक्ता रहेंगे तभी वस्तु बिक्री होगा, तभी फैक्ट्री रह सकता है। यानी क्या? तभी फैक्ट्री रहेगा तो इसका क्या पैसा जब देगा ब्याज के रूप में, या कह सकते हैं टैक्स के रूप में, तो सरकार के पास क्या आ जाएगा? पैसा आएगा, जिससे आर्थिक स्थिति सरकार का सुदृढ़ हो सकता है। यानी कि बिजनेस को चलाने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए उपभोग होना जरूरी है। उपभोक्ता यह समझ गए कि उपभोग के कायम नहीं रह सकता। उपभोग रहेगा तो अर्थव्यवस्था अपने आप बढ़िया हो जाएगा। यह सबक 1929 के महामंदी से मिला। यह सबक किससे मिला? 1929 के महामंदी के दौरान मिला। दूसरी बात यह कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ रोजगार के लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रण की ताकत उपलब्ध हो।
इसके द्वारा यही कहा गया कि सरकार का दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था के रीढ़ जो रोजगार है, अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसका मतलब रोजगार बढ़िया है, सभी लोग के पास रोजगार है। तो रोजगार का लक्ष्य हासिल तभी हो सकता है जब सरकार को क्या है, पूंजी पर, यानी कि जो पैसा फैक्ट्री में लगाएंगे उस पूंजी पर, श्रमिक की आवाजाही यानी कि मजदूर के आने जाने पर, इस सारा नियंत्रण किसके पास हो, सरकार के पास हो, तभी सरकार का आर्थिक स्थिति कह सकते हैं या मंदी से उभर के सामने आ सकता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिति एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। अगर देखा जाए तो द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। चूँकि यह भी महसूस किया गया कि इसी आधार पर विश्व शांति भी स्थापित किया जा सकता है। इनको अर्थ समझने लगा कि आर्थिक स्थिति जब खत्म हो जाएगा और आर्थिक स्थिति खत्म होने के बाद जो मंदी चल रहा है, मंदी समाप्त होने के बाद लोगों के पास रोजगार आ जाएंगे तो फिर अपने काम में लग जाएंगे तो लोग और शांति का रास्ता अपनाने लगेंगे, समझ जाएंगे कि दुनियादारी क्या है, जिसके कारण क्या लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाएंगे, यानी कि युद्ध ना कर पाएंगे। इससे इसीलिए कहा गया कि इसी दौरान भी इसी के आधार पर विश्व शांति भी स्थापित किया जा सकता है। उपर्युक्त आर्थिक विचार और उद्देश्य पर जुलाई 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ। इसी के दौरान इसी सारे चीज़ को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को विचार करते हुए एक उद्देश्य रखा गया कि जुलाई 1944 कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, अमेरिका स्थित न्यू हैम्पियर ब्रिटेन वुड नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन हुआ। राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ? 1944 में। कब? जुलाई 1944 में। कौन सा स्थान पर? ब्रेडवुड नामक स्थान पर। ये कहाँ स्थित है? न्यू हैम्पशायर में, अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के स्थान पर एक जगह का नाम जिसको कहते हैं ब्रेडवुड। यहाँ पर एक आयोजित रखा गया, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एक सहमति बनी, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किया गया। तो को ध्यान देने योग्य बात, क्वेश्चन पूछेगा, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना कब किया गया? तो 1944 के कौन सम्मेलन के द्वारा किया गया? तो ब्रेडवुड यानी कि सम्मेलन के द्वारा, राष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन के द्वारा। कहाँ पर स्थित हुआ था? तो अमेरिका में स्थित एक हैम्पशायर नामक स्थान पे के ब्रेडवुड स्थान पर हुआ। युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, विश्व बैंक का भी गठन किया गया। इसी पर वर्ल्ड बैंक, कौन बैंक? वर्ल्ड बैंक का गठन किया गया। यही IMF के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा ही इसी के पुनर्निर्माण के स्थान पर क्या चीज़ का विकास किया गया? एक बैंक का, जिसका नाम क्या पड़ा? विकास बैंक, जिसको कहते हैं विश्व बैंक कहने लगा। सबसे पहले इसका नाम पड़ा विकास बैंक, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ के किसका नाम बदल के क्या हुआ, जो वर्तमान में भी उस नाम से जानते हैं, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। इन दोनों वित्तीय संस्थाओं को जुड़ावा संतान के नाम से जाना जाता है। ये दोनों जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जुड़ावा संतान, कौन संतान? जुड़वा संतान के नाम से जाने जाते हैं। इन दोनों संस्थाओं ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना आरंभ किया। अगर देखा जाए तो दोनों संस्थाओं को औपचारिक रूप से कहने का मतलब क्या चीज़? 1947 रूप से। तक क्वेश्चन पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसको विश्व बैंक कहते हैं, ये कब से स्टार्ट हुआ? तो 1947 से। इसको लागू करने के लिए बोला गया क्या था? अब कौन सा सम्मेलन में? 1944 के सम्मेलन में किया गया था, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक सम्मेलन में किया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से, औपचारिक रूप से, सब रूप में आया कब, यानी स्टार्ट कब हो गया? 1947 में। बोल सर कभी करें 1944 में लागू हुआ, 1947 में कैसे हो गया? हम कि देखिए, हम कह दिए कि देखो हमको एगो बैंक बनाना है, बैंक खोलना। तो आज हम कहें, आज क्या तारीख है? आज मान लीजिए 2000 कितना है,
22 है, तो 2022 में हम बोले कि आज क्या करेंगे, हम बैंक बनाने का एक प्रस्ताव डालते हैं। तो बोला सभी सम्मेलन को बुलाएं, अपने दोस्त उसको जितने यार को जो पैसा इन्वेस्ट कर सकता सबको बुलाएं। तो बोला कि हाँ 2022 में एक मीटिंग रखा, मीटिंग के कौन सा स्थान पर, पब्लिक सेंटर के स्थान पर रखा गया। कब के बात है, 2022 की बात है, रखें। हम लोग कहें कि एक बैंक खोलेंगे, तो बैंक खोले, आज तो कागज़ पर लिख दिए बैंक खोले, सब पैसा इन्वेस्ट कर दिए, क्या आज ही से बैंक चालू हो गया? तो बोलिए सर आज कहें कैसे चालू हो गया, हम क्यों वही करें 1922 में, उसी पर 1922 में तो हम बोले। फिर इसको बिल्डिंग के नींव डाले, नींव डालने के बाद बिल्डिंग बना, कर्मचारी को सारा किए, फिर एक दिन उद्घाटन हुआ होगा। उसके बाद मान लेते हैं कि 2025 में सुचारू रूप से औपचारिक रूप से शुरुआत किया गया, यानी कि 3 साल इसमें कार्य करने में लगा। उसी प्रकार तो यहाँ पर है 1944 में तो क्या प्रस्ताव रखा गया कि क्या करेंगे, वर्ल्ड बैंक खोला जाएगा। तो 1944 में तो नहीं ना स्टार्ट हो गया, सुचारू रूप से चला कितना 1947 में, कई साल के बाद, 3 साल के बाद ये पूर्ण रूप से स्थापित होकर कार्य करने लगा औपचारिक तरीका से। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर साथ, पढ़ते रहें, इस चैनल के माध्यम से यूँ आगे बढ़ते रहें। इन दोनों ही संस्थाओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव कायम है और आज भी वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों और संबंधों को निर्धारित करने में इसका भरपूर इस्तेमाल करता है। इसी तरीक़ा से अगर देखा जाए तो संस्थाओं पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव है। आज भी जितने संस्थाएं हैं, क्योंकि किसके द्वारा बनाया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक बनाया गया था, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बनाया गया था, विश्व बैंक बनाया गया था। इस सब इसमें औपचारिक रूप से देखा जाए तो इस पर प्रभाव, सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है, भरपूर इस्तेमाल किसने किया, अमेरिका ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया। इसका प्रभाव भी उसी पर रहा। कायम रखना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों और संबंधों में निर्धारित करने में इसका भरपूर इस्तेमाल करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक से नीतियाँ होते हैं, किस तरीक़ा से लोगों को किस देश में किस तरीक़ा से विकसित करना चाहिए, किस देश को कौन सा चीज़ का विकास करना चाहिए, अधिक मात्रा में कौन चीज़ का विकास नहीं करना चाहिए, कौन चीज़ का रोके रखना है, कैसे कार्बन को कंट्रोल रखना है, ये सारा ये बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, या कह सकते बहुत बड़ा काम करता है ये बैंक। जो संस्थाएं खुलेगी, आप आज भी देखते होंगे, सुनते होंगे कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा इंडिया को इतना पैसा दिया गया, क्या चीज़ करने के लिए, पुल बनाने के लिए, या कह सकते हैं स्मार्ट बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए। कोरोना वायरस में भी दिया गया होगा। तो वर्ल्ड बैंक नहीं रहता तो क्या दे पाता, उतना पैसा नहीं आ पाता, तो क्या सुचारू रूप से चल पाता, नहीं चल पाता। आगे हम लोग देखते हैं 1945 से 1960 के दशक में के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंध, किस प्रकार से 1945 से 1960 के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहे, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। प्रयास 1945 से 1960 के दशक के बीच विकसित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को 3 क्षेत्रों में विभाजित करके हमने देखा। कहा कि 1945 से 60 के बीच में इस विकसित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जितने संबंध थे उसे 3 क्षेत्रों में बांटकर देखा। कौन, सबसे पहले 1945 के बाद विश्व में 2 विभिन्न अर्थव्यवस्था प्रभाव बढ़ा और दोनों में विश्व स्तर पर अपने प्रभावों पर तथा नीतियों को बढ़ाने का प्रयास किया। अगर देखा जाए तो विभिन्न अर्थव्यवस्था का प्रभाव के कारण इसका प्रभाव बढ़ा, और यही प्रभाव को बढ़ने के कारण देखते हुए दोनों ने विश्व स्तर पर प्रभावों को, नीतियों को बढ़ाने का प्रयास किया गया, इन्हीं दोनों के द्वारा। इन स्थिति से विश्व में एक नवीन आर्थिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। यही स्थिति जो बढ़ना, जिसके कारण ही एक नया तरीका से प्रतिस्पर्धा हुआ। प्रतिस्पर्धा यानी कि एक साथ दोनों चलने लगे, एक नया तरीका से पूरा विश्व एक इकट्ठा होकर अपने आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, अपने देश को अच्छा बनाने के लिए काम करने लगे। संपूर्ण विश्व मुख्यतः 2 गुटों में विभाजित हो गया। यही कारण हुआ कि पूरे विश्व कई गुटों में बट गए, 2 गुटों में। बोल कौन कौन बट गए सर, देखिए हम, एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था वाले देश का गुट जिसमें नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था। एक ऐसा देश जो साम्यवादी पर निर्भर करता हो, समाज पर निर्भर करता हो, अपने लोगों पर तानाशाही पर निर्भर ना करता हो, इसमें इसका नेतृत्व जो करता था सोवियत संघ रूस, जिसको अभी सोवियत संघ को क्या कहते हैं, रूस के नाम से, क्योंकि 1991 में क्या हो गया था, इसका बंटवारा हो गया था सोवियत संघ के, अब विखंडित हो गया था, बहुत सारे देशों टूट के बन गए थे, जिसका नाम एगो पड़ा क्या चीज, एक रूस था, जिसकी विशेषता थी राज नियंत्रण अर्थव्यवस्था। इसकी विशेषता क्या थी, राज नियंत्रण अर्थव्यवस्था, यानी कि इस पर राज पर नियंत्रण रखता था, ऐसा अर्थव्यवस्था को चलाता था जिससे पूरे राज पर कंट्रोल रखा जाए।
जिसकी विशेषता थी राज नियंत्रण अर्थव्यवस्था, और दूसरी पूंजीवादी अर्थतंत्र वाले देशों का गुट, जिसका विशेषता थी बाजार और मुनाफा आधारित आर्थिक व्यवस्था, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। दूसरा गुट जो बना, जो किस पर, पूंजीवादी अर्थतंत्र पर बना, यानी कि इसका मेन उद्देश्य था कि पूंजी होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। इसमें इस अर्थव्यवस्था में लोग मुनाफा ही बाजार में मुनाफा देखते थे, अपने आर्थिक को सुदृढ़ करने का प्रयास करते थे। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। तो कह सकते हैं कि कई देशों में बटा, दो भागों में बटा, दो भागों में बट गया। कौन कौन बट गया? एक समाजवाद, एक पूंजीवाद। समाजवाद में कौन थे? रूस थे। पूंजीवाद का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। सोवियत संघ, कौन संघ? सोवियत रूस। पूर्वी यूरोप, कौन कौन? हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी इत्यादि। और भारत जैसे नव स्वतंत्र देशों में अपनी आर्थिक व्यवस्था को फैलाने का गंभीर प्रयास किया। जो रूस था, जो था पूर्वी यूरोप में, तो पूर्वी यूरोप में कौन कौन आता है? हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, ये सारे आते हैं। इस सारे जगह पर क्या चाहिए? नवरत्न, नव स्वतंत्र, जो पूर्ण नया स्वतंत्र हुआ था भारत, वहाँ पर नव स्वतंत्र मतलब कुछ नया स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत। तो नया स्वतंत्र हुआ था 1945-60 के बीच में। तो नए भारत तो 1947 में लगभग हुआ। तो 1945 से 60 के बाद, 1960 के बीच के बाद हम कर रहे हैं। तो इस समय तो भारत क्या हुआ था? नया स्वतंत्र हुआ था। इसमें लोगों, रूस चाहता था कि हम यहाँ पर अपना आर्थिक प्रभाव जमावे। कहाँ? हंगरिया, कौन गरी? हंगरी। कौन मानिया? रोमानिया। कौन गिरिया? बुल्गारिया। कौन लैंड? पोलैंड। कौन मानी? जर्मनी, वो पूर्वी जर्मनी आदि। भारत पर भी ये अपना प्रभाव को जमाना चाहा, जिसमें पूर्वी यूरोप तथा उत्तरी कोरिया, वियतनाम जैसे देश में उसे पूर्ण सफल मिली। लेकिन कुछ देश में उसे पूर्णतः सफल भी मिल गया। कौन कौन से देश में? उत्तरी कोरिया, वियतनाम जैसे देश में। जबकि भारत जैसे देश को वह सिर्फ अपने प्रभाव में ही ला सका। अब भारत जैसे देश को पूर्ण रूप से सफल ना मिला, ये अपने प्रभाव के अंतर्गत ही क्या कर दिया? ले आया, लेकिन पूर्ण रूप से प्रभाव नहीं कर पाया, प्रभावित। दूसरे क्षेत्र, पूंजीवादी, कौनवादी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नेतृत्व कौन कर रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। वाले देश के बीच बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों को विकास के अंतर्गत आएगा। जितने भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते थे, उसमें आर्थिक स्थिति को देखते हुए विकसित देश आएंगे। जैसे यह क्षेत्र पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा संचालित हो रहा था। इस सारा क्षेत्र किसके द्वारा चल रहा था? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा चल रहा था। इसका प्रमुख उद्देश्य था, तो कुछ तो उद्देश्य होगा नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका सभी को डेवलप कर रहा था, कुछ तो उसका उद्देश्य होगा। इसका प्रमुख उद्देश्य साम्यवादी अर्थव्यवस्था और विचार के बढ़ते प्रभावों को रोकना। इसका मुख्य उद्देश्य था कि साम्यवाद जो अर्थव्यवस्था, अर्थतंत्र है, उसके विचारों को क्या करना? अपने प्रभाव में आकर रोकना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व के दो क्षेत्रों, दक्षिण अमेरिका और मध्य तथा पश्चिम एशिया के तेल संपदा संपन्न देश, जैसे तेल से संपदा संपन्न देश में, ऐसे देश जहाँ तेल ही तेल पाया जाता है। जैसे कहाँ तेल पाया जाता है? इराक, ईरान, सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन, सीरिया, लेबान में जबरन अपनी नीतियों को थोपने का काम किया। इस सारे देश में अमेरिका क्या किया? ज़बरदस्ती अपने जो भी उनके अमेरिका द्वारा नीति लाया जाता था, सभी नीति को लागू करना चाहता था। कौन? अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महादेश के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी खुफिया संस्था CIA के माध्यम से सैनिक शक्तियों के इस्तेमाल की हद तक जाकर अपना प्रभाव स्थापित किया। यही कारण हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो क्या हुआ, बहुत सारे महादेश में, अमेरिकी महादेश में अपने संयुक्त CIA के मदद से सैनिक संस्थाओं तक पहुंच गया। CIA है को जैसे जासूस, जैसे देखेंगे आप 0007, बहुत सारे जासूसी मूवी देखते होंगे। तो किस तरीके से जासूस मूवी अगर दूसरे देश में जाकर उस सैनिक में भी भर्ती हो जाते हैं, उनके सैन्य संस्थाओं को बारे में जानकारी अपने देश को देते रहते हैं, जिससे कि अपने देश को लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसे मूवी देखते हैं। उसी प्रकार से CIA है अमेरिका का जासूसी संस्था एक है। जबकि पश्चिमी मध्य एशिया के देशों पर अपना प्रभाव के अरब बहुत आबादी वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में एक नए यहूदी राष्ट्र इजराइल को स्थापित करवाकर बनाए रखने में सफल हुआ। यही कारण हुआ कि एक नए राष्ट्र को यहूदी इजराइल को स्थापित करके बनाए में सफल हो गया। वस्तुतः अमेरिका यह जानता था कि बाजार आधारित व्यवस्था
को आधुनिक रूप की रीढ़ तेल और गैस नामक ऊर्जा स्रोत है। यह बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि एक आधारित अर्थव्यवस्था के कारण भी आधुनिक का रीढ़ है, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो तेल है, क्योंकि आने वाले समय में तेल ही का मांग अधिक है, इसलिए तेल क्या इम्पोर्टेंट हो जाएगा ऊर्जा के स्रोत के लिए, जिसकी कमी से सहयोगी अधिकांश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश में था। यही कारण हुआ था जौन जौन देश इससे कमी था, पैसा की कमी था, वो देश तेल बेच कर अपने आर्थिक स्थिति को सुधार लिए। इसलिए आप देखते होंगे कि अमेरिका, सऊदी अरब कितना बड़ा है, लोग वहाँ जाने के लिए तरसते हैं क्योंकि इतने बढ़िया डेवलप हो गया, क्योंकि यहाँ इनके पास तेल की सुविधा था। अतः हर हाल में इस क्षेत्र पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव रखना चाहता था। हर एक हाल में अमेरिका चाहता था कि यहाँ पर हमारा प्रभाव पड़े। वर्तमान में इस क्षेत्र के अधिकांश देशों में कुछ संपदा का दोहन उसी का या उसके सहयोगी राष्ट्र की कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। यद्यपि एक बात यह भी है कि अमेरिका आगे चलकर अपने आप को सुदृढ़ के रूप में सामने लाया। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटे के प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़े से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।